अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर कवरिंग स्टेशनरी वेव्स। ठीक है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, स्टेशनरी वेव्स अपने ओन पे कोई वेव्स नहीं होती। देयर आर आल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। सो ये अपने ओन पे कोई वेव्स नहीं होती है। सुपरपोजिशन के टॉपिक में पढ़ना होता, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को पता ऑब्वियसली काफी लंबी हो गई थी, सो देयरफॉर आई डिसाइडेड टू सेपरेट दिस। सो दे आर वेव्स दैट डू नॉट ट्रांसफर एनी एनर्जी। ये प्रोग्रेसिव वेव्स इस तरह डिफरेंट होती है कि एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते, राइट। अच्छा, दूसरी बात जो है, एग्जामिनर आपसे भी पूछ सकता है कि यार फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव जरा डिस्क्राइब करो। तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, एक वेव हमारी आगे जाती है, दूसरी वेव पीछे आती है, और ये जो दूसरी पीछे आने वाली वेव होगी इसकी वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बराबर होगी। ये आप एक्सप्लिसिटली मेंशन करें। ये दोनों वेव्स जब सुपरपोज करती हैं तो दे फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। यू विल राइट दिस एग्जैक्ट थिंग इन इंग्लिश इन योर पेपर इफ दे आस्क यू टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। और यूजुअली जो हमारे पास बैकवर्ड आ रही होती है वेव, उसको हम अचीव कैसे करते हैं, उसको हम रिफ्लेक्शन के बेसिस पे अचीव कर रहे होते हैं, राइट। यानी एक ही वेव को फॉरवर्ड भेजते हैं और वही वेव जो है वो फॉरवर्ड जाके किसी ना किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है, एंड देन दे सुपरपोज एंड फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। सो नीचे मैंने क्या किया हुआ है, आपके लिए इलस्ट्रेशन भी यहाँ पे डाली हुई है रिगार्डिंग स्टेशनरी वेव। ठीक है, क्रेडिट गोज टू दिस साइट। ये देख लीजिएगा, ये वाली डाइजेस्टेबल नोट्स, ठीक है, इनकी इलस्ट्रेशन काफी अच्छी है। और यहाँ पे जिफ भी इनकी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो है वो ये वाली इमेज जो है वो मैंने इनकी दी हुई है। सो जिसका कंटेंट है उसको जो है वो पूरा पूरा जो है वो थैंक्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं का कंटेंट है, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा इसमें से, बट दिस इज नाइस डायग्राम। ठीक है, तो अभी आप देखो, जैसे हमारे पास एक वेव है, एक ब्लू वाली वेव है और एक रेड वाली वेव है। ठीक है, अभी देखो राइट नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 0 दे आर लाइक दिस। कैसी हैं देखो, दिस इज अ क्रेस्ट, दिस इज ऑल्सो अ क्रेस्ट। सो क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट क्या हो जाएगा, एक बड़ी क्रेस्ट आ जाएगी, एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएगा, जस्ट लाइक द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट वी सॉ। देखो दोनों के बीच में अभी 0 डिग्री आउट ऑफ फेज है, क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहे हैं, ट्रफ ट्रफ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। सो देयरफॉर यू विल परफॉर्म अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड वेव, राइट। बट देन व्हेन वी गो क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड आगे, यानी अगर मैं एक ट्रांजिशन से आगे चला जाऊं, यानी क्वार्टर टाइम पीरियड से आगे चला जाऊं, तो क्या होता है बेटा, हम सबको पता है हमारी वेव क्या कर जाएगी, 90 डिग्री आगे मूव कर जाएगी। यानी क्या मतलब होगा इस बात का, ये बजाय इसके ये यूं बन रही होगी, इट विल बी लाइक दिस। तो देखो उन्होंने यही बनाया हुआ यहाँ पे, सही है। और ब्लू वाली वेव क्योंकि वो लेफ्टवर्ड जा रही है, तो वो लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री आगे निकल जाएगी। देखो क्या कर दूंगा मैं इसको यूं बना दूंगा, आई विल मेक इट लाइक दिस। एक सेकेंड, इट विल बी लाइक दिस। तो यू कैन सी उन्होंने यहाँ पे यही बनाया हुआ। अब देखो जब ये हो रहा है, तो आप देखोगे यार, देखो अब क्रेस्ट ट्रफ से मिल रही है, ट्रफ क्रेस्ट से मिल रही है, क्रेस्ट ट्रफ से मिल रही है, क्रेस्ट ट्रफ से मिल रही है। क्या हो गया, ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। तो क्या हो गया, आपके पास जो है वो एकदम से आपकी जो है वो क्या हो गई है, वेव कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगी, राइट। देन व्हेन आई गो अगेन वन ट्रांजिशन आगे, यानी मैं क्वार्टर टाइम पीरियड आगे जाऊंगा, मजीद यानी मैं हाफ टाइम पीरियड पे आ जाऊंगा, तो वंस अगेन देखोगे हमारी वेव्स क्या आ जाएंगी, फेज में आ जाएंगी, राइट। उसी तरह 90 डिग्री आगे शिफ्ट करोगे तो तुम्हारी वेव्स दोबारा से फेज में आ जाएंगी, दोबारा से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। हाँ, लेकिन एक डिफरेंस होगा, देखो इस पॉइंट पे जैसी थी वेव, यानी जहां क्रेस्ट थे अब वहां पे ट्रफ होंगे, और जहां ट्रफ थे अब वहां पे क्रेस्ट होंगे, उल्टी वेव बनेगी, कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड होगी, लेकिन उल्टी बनेगी, राइट। दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन एट हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, एंड जो है वो 3/4 पे वंस अगेन जब मैं इनको 90 डिग्री आगे शिफ्ट कर दूंगा अपनी अपनी डायरेक्शन में, तो वंस अगेन दे विल स्टार्ट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयरिंग। यू कैन परफॉर्म द ड्राई रन बाय योरसेल्फ। ये बहुत अच्छी डायग्राम यहाँ पे दी हुई है, तो आप देख सकते हो कि आपकी वेव दोबारा से फ्लैट होगी। फिर मजीद क्वार्टर टाइम पीरियड बाद क्या होगा, मजीद क्वार्टर टाइम पीरियड बाद आप वापस से क्या आ जाओगे, शुरू वाली केस पे ही आ जाओगे। टाइम पीरियड जब इक्वल टू टी हो जाएगा, हम सबको पता है कि वेव हमारी बिल्कुल वैसी हो जाती है, टाइम पीरियड इक्वल टू टी। सो वंस अगेन वी विल बी मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड आफ्टर दिस पोजीशन, और यही होगा टाइम जो हमारी स्टेशनरी वेव क्या हो गई, कंप्लीटली फॉर्म हो गई, राइट। टाइम पीरियड इज फॉर वन वेव टू कंप्लीटली फॉर्म। तो हमने जिस केस से स्टार्ट किया, जब हम उस केस पे वापस आएंगे तो हमारा टाइम पीरियड तब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है वो आपको ये थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि भाई आपकी स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसे हो रही है। अब अगर हम इसकी ये भी देखते हैं एग्जाम्पल को, यानी इफ वी लुक एट दिस जिफ, सो आपको काफी क्लियरली नजर आएगा। देखो ग्रीन वाली वेव लेफ्टवर्ड जा रही है, रेड वाली वेव आगे जा रही है। सो यू कैन क्लियरली सी हाउ द स्टेशनरी वेव इज फॉर्मिंग, राइट। यू कैन क्लियरली सी हाउ द स्टेशनरी वेव इज फॉर्मिंग। आप देखो ब्लू वाली वेव बिल्कुल भी हल्की सी भी मिलती भी हिलती जुलती नजर नहीं आ रही। यू कैन सी इट मूविंग लिट नॉट इवन वन बिट। रेड और ग्रीन वेव्स चल रहे हैं, लेकिन ब्लू वेव ऐसा लग रहा है वहीं पे खड़े होके वहीं पे डांस कर रही है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, स्टेशनरी वेव हमारी क्या करती है, वहीं पे खड़े होके डांस करती है, राइट ना। अब आपके एग्जाम में इस तरह से इसको बना के एनिमेट करने को नहीं आएगा,
लेकिन यू शुड नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. So for example, what can be asked here, what can be questioned from you is that you should know the difference between a progressive wave and a stationary wave through this. क्या मतलब है इस बात का? देखो मैं प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव बताता हूं. देखो अगर मैं बोलूं यार ये मेरी प्रोग्रेसिव वेव है टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे, तो मेरी टाइम टी इक्वल्स टू क्वार्टर टाइम पीरियड पे क्या होगा? हम सबको पता है प्रोग्रेसिव वेव आगे चलती है, इट मूव्स फॉरवर्ड इन टाइम, यानी इट मूव्स फॉरवर्ड, राइट. अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या करेगी? वो आगे की तरफ निकल जाएगी. ये वाली वेव क्या बना दी? ये मैंने क्वार्टर टाइम पीरियड पे बना दी. क्वार्टर टाइम पीरियड पे इस तरह क्यों आगे करी? क्योंकि भाई देखो 90 डिग्री आउट ऑफ ट्रांजिशन करना होगा ना. T upon 4 means 90 degree out of phase. So therefore I drew the wave 90 degree upon out of phase. एक ट्रांजिशन आगे कर दिया. अब मैं आपको बोलूं बेटा T इक्वल्स टू हाफ टाइम पीरियड पे क्या होगा? मजीद एक क्वार्टर टाइम पीरियड का, आप मजीद क्या कर दोगे? आप मजीद जो है वो इसको एक ट्रांजिशन से आउट कर दोगे. तो आपने इसको मजीद एक ट्रांजिशन से क्या कर दिया? आउट कर दिया. ये आपकी नेक्स्ट बन गई. ये क्या हो गई? ये हो गई T इक्वल्स टू हाफ टाइम पीरियड. फिर मैं आपको बोलूं बेटा टाइम टी इक्वल्स टू 3t अपॉन 4 पे क्या होगा? यानी मजीद क्वार्टर टाइम पीरियड आगे चलो, तो मजीद क्या होगा? मजीद क्वार्टर टाइम पीरियड पे आप क्या कर लोगे? मजीद 90 डिग्री आगे शिफ्ट कर लोगे. ठीक है जी. तो आपके पास ये ब्लैक वेव बन जाएगी. ये क्या बन जाएगी? 3t अपॉन 4. एंड देन इफ आई आस्क यू फॉर टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी वंस अगेन, यानी मतलब एक और क्वार्टर टाइम पीरियड करोगे तो वापस से टाइम पीरियड टी हो जाएगा ना. सो वंस अगेन आप अगर ब्लैक वेव को 90 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट करोगे तो आपके पास जो है वो इस तरीके से वेव बनना शुरू हो जाएगी. So this will be time period equals to t, and you can see कि time period equal to t क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई देखो उस टाइम में एक पूरी वेव आगे की तरफ मूव कर गई है. दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव में जब क्वार्टर क्वार्टर हम टाइम पीरियड से आगे जाते हैं तो हम एक एक ट्रांजिशन वेव को आगे बढ़ाते हैं. लेकिन स्टेशनरी वेव क्या होती है? स्टेशनरी वेव बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती. देखो स्टेशनरी वेव अगर आपकी ऐसी थी टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे, तो टाइम टी इक्वल्स टू क्वार्टर टाइम पीरियड पे क्या होगी? फॉर एग्जांपल इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेस लाइक दिस. हमने देखा कि वो डांस कर रही है एक ही तरफ एक ही जगह खड़े होके, तो डांस वो करेगी अपना, और क्वार्टर क्वार्टर टाइम पीरियड पे वो या तो मैक्सिमम डिस्प्लेस होगी या तो 0 पे आ जाएगी. अब ये टी अपॉन 4 हो गया. अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा जो है वो टाइम टी इक्वल्स टू टी अपॉन 2, यानी मजीद क्वार्टर टाइम पीरियड आगे लो, तो क्या होगा? अभी मैक्सिमम डिस्प्लेस है, अब आप इसको 0 कर दो, 0 कर दो. तो ये क्या हो गया? ये आपका टाइम टी इक्वल्स टू टी अपॉन 2 हो गया. फिर मैं आपको बोलूं बेटा अब क्या होगा? 3t अपॉन 4 पे क्या होगा? मजीद टाइम पीरियड डिवाइड बाय 4 आगे करूं, मजीद एक ट्रांजिशन आगे करूं, तो मजीद एक ट्रांजिशन बाद क्या होगा? आपकी जो स्टेशनरी वेव है तो वो दोबारा से मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाएगी, क्योंकि अभी प्रीवियस जो ग्रीन वाली केस थी वो 0 पे डिस्प्लेस थी, तो 0 के बाद मैं दोबारा से मैक्सिमम डिस्प्लेस होऊंगा. हाँ, लेकिन मैं उल्टा डिस्प्लेस होऊंगा देन व्हाट आई वाज डिस्प्लेस बिफोर. सो दिस इज टाइम टी इक्वल्स टू 3t अपॉन 4. एंड देन वंस अगेन क्या होगा? जब मेरा दोबारा से टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी मैं मजीद एक और अगर टाइम पीरियड बाय 4 आगे जाऊंगा तो मैं कहां आ जाऊंगा? टाइम पीरियड आ जाऊंगा. सो टाइम पीरियड पे क्या होगा? जैसे मैं बिल्कुल स्टार्ट में था वैसा ही मैं हो जाऊंगा. तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 और टाइम टी इक्वल्स टू टी वाली केस जो है वो मेरे पास इस तरह से मिलेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्रेसिव वेव एंड अ स्टेशनरी वेव. प्रोग्रेसिव वेव मूव्स फॉरवर्ड, स्टेशनरी वेव जस्ट डांसेस अप एंड डाउन, राइट. सो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं यार बेटा जो है वो क्या कहते हैं, बल्कि आई होप यू गेट द पॉइंट. ठीक है. तो इफ आई फॉर एग्जांपल आस्क यू कि बेटा हाउ इज अ पार्टिकल मूविंग, सो यू विल से ब्लू वाली वेव पे कि सर देखो ये वाली वेव देखो, अगर एक पार्टिकल यहां था तो एक टाइम पीरियड टी अपॉन 4 के बाद ये नीचे आ जाएगा रेड वाली पोजीशन पे, राइट. और अगर मैं ग्रीन वाली वेव को पूरा बनाऊं यानी यहां तक बनाऊं, तो यही पार्टिकल फिर कहां आ जाएगा? ये वाला पार्टिकल अब यहां आ जाएगा ओवर हियर, राइट. एंड यानी हमने देखा यार प्रोग्रेसिव वेव में एक पार्टिकल जो है वो फॉर एग्जांपल अगर यहां से स्टार्ट हुआ था वो यहां नीचे चला गया. इफ आई टॉक अबाउट अ स्टेशनरी वेव, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लुक, अगर मैं बोलूं यार ये वाला पार्टिकल की बात हो रही है, ये क्या था? टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे यहां पे मौजूद था. क्या होगा? टाइम टी इक्वल्स टू टी अपॉन 4 में क्या होगा? यानी एक क्वार्टर रेंज में कंप्लीटली ऊपर चल जाएगा. फिर टाइम टी इक्वल्स टू टी अपॉन 4 मजीद, यानी टाइम टी इक्वल्स टू टी अपॉन 2 पे क्या होगा? ये वापस नीचे आ जाएगा, है ना. आई एम जस्ट ट्रेसिंग द वेव्स. रेड वाली वेव आगे ऊपर चली गई थी, ग्रीन वाली वेव वापस नीचे आ गई, 0 डिस्प्ले तो ये आ गया. और फिर क्या होगा? फिर जो है वो ये ब्लैक की तरह डिस्प्लेस कर जाएगा, फिर ये नीचे चल जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू कैन सी द डिफरेंस दैट इसमें जो है वो पार्टिकल नीचे गया फिर मजीद नीचे गया, यहाँ पे जो है वो पार्टिकल ऊपर गया फिर वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गया. तो ये डिफरेंसेस भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एक पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यू शुड नो दीज टाइम की डिविजन्स के क्वार्टर क्वार्टर टाइम पीरियड आगे करके मैं ट्रांजिशंस को कैसे दिखाऊंगा एक स्टेशनरी वेव में और एक प्रोग्रेसिव वेव में. ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, और वो पॉइंट्स क्या है कि नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं, राइट. अगर मैं आपको दोबारा से वो जिफ दिखाऊं
तो यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली, ठीक है। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू एनोटेट ऑन द जिफ और नॉट, बट let's see if I can show you something. I don't know. I don't know if you can see my pen or not. I need to, yeah, ठीक है। ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो। ये हमेशा जीरो पे ही रह रहे हैं, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहे, ये हमेशा जीरो पे ही रह रहे हैं, है ना। और फिर कुछ ये वाले पॉइंट्स देखो, ये वाला देखो, इधर जो पॉइंट है, 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 ये वाले पॉइंट्स देखो, ये हमेशा सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड्स ले रहे हैं पूरी स्टेशनरी वेव का, सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड ले रहे हैं ऑन द स्टेशनरी वेव। So you can see that at the red positions, those particles that are the red positions, they are vibrating the most. They are showing the maximum displacements. But at the blue positions, those particles are not moving, वहीं रहते हैं, ठीक है जी। सो ऐसे पार्टिकल्स जो कि वहीं रहती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको नोड्स बोलते हैं। दिस इज अ नोड, दिस इज ऑल्सो अ नोड। एंड ऐसे पार्टिकल्स जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है जी, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एंटी नोड्स कहते हैं अपनी वेव के, ठीक है। सो इफ आई गो बैक टू द डायग्राम एंड जो है वो मैं अब इसको हटा दूं यहां से, क्योंकि मुझे अब इसका कोई काम नहीं है। सो आई डोंट वांट दिस, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। सो यहां पे भी हमारे पास भाई, अगर मैंने आपको एक वेव बना के दिखाई हुई है कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड, तो आप इसमें से आराम से नोड्स और एंटी नोड्स बता सकते हो। वो पॉइंट्स जो कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में है वो नोड होंगे, और वो पॉइंट्स जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में है वो क्या होंगे, वो आपके पास एंटी नोड होंगे। जाहिर बात है पेपर में एनिमेशन तो नहीं चल रही होगी, आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली वेव दिखा देंगे वो, ठीक है। सो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, एंड यू शुड आल्सो नो हाउ टू आइडेंटिफाई देम। देन डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और एंटी नोड। अच्छा, पता नहीं इसमें बच्चों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, हम ऑलरेडी ये काम करके आ चुके हैं। मैं आपको बोलूं बेटा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बता दो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इट्स वेरी इजी, यू ऑलरेडी नो। देखो, एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, है ना। हाउ मच इज टू ट्रांजिशंस? सो वन ट्रांजिशन इज लैम्डा बाई 4, अनदर ट्रांजिशन इज वंस अगेन लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, हाफ लैम्डा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप जो है वो क्या करें, आप दो एंटी नोड्स के बीच में देख लो, देखो एक ट्रांजिशन, देन दूसरी ट्रांजिशन। और एक ट्रांजिशन क्या होती है, बेसिकली क्वार्टर ऑफ अ वेव होती है। तो यू कैन क्लियरली सी कि क्वार्टर प्लस क्वार्टर क्या हो जाएगा, वन हाफ हो जाएगा, तो हाफ लैम्डा, ठीक है। अब ये भी नहीं, मैं आपको बोलूं बेटा मुझे नोड टू एंटी नोड बता दो, नोड टू एंटी नोड क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिशन है, एक ट्रांजिशन कितनी होती है, लैम्डा बाई 4। मैं आपको बोलूं बेटा मुझे जो है वो इस एंटी नोड से इस नोड तक बता दो, कैसे बताओगे, एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन ट्रांजिशन, तो 3 टाइम्स लैम्डा बाई 4। इट्स इजी पीजी, आपने बस ट्रांजिशंस गिननी है और मल्टीप्लाई कर देना है लैम्डा बाई 4 को बाय द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस यू हैव काउंटेड फॉर द डिस्टेंस इन लैम्डा। अभी नीचे क्वेश्चन में आएंगे तो हम उसको थोड़ा और सीमेंट भी कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट को। फिर हमारे पास स्टेशनरी वेव्स में सिर्फ दो ही काइंड ऑफ फेज डिफरेंस पॉसिबल होते हैं, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, ठीक है। तो जब हमारा सेम लूप होता है या सिमिलर लूप होता है तो हमारा फेज डिफरेंस 0 डिग्री आता है। जब हमारे पास डिफरेंट लूप होता है तो हमारा फेज डिफरेंस 180 डिग्री आता है। क्या मतलब है इस बात का, देखो एक्स और वाई सेम लूप में, फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा इनका, ठीक है जी। बी बी और सी तो नहीं होंगे, लेकिन चलो खैर, एक्स वाई और जेड ये तीनों भी क्या होंगे, 0 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई तो सेम लूप में, जेड भी एक ऐसे ही लूप में जो कि एक्स वाई वाले लूप की तरह लगता है। सो एक्स वाई जेड विल बी हैविंग फेज डिफरेंस 0 डिग्री, राइट। एक्चुअली बी और सी दे आर ऑल्सो इन द बॉटम वाला लूप, सो 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। हाँ, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन जेड एंड सी, देन यू विल से 180 डिग्री, क्योंकि जेड ऊपर जा रहा है, सी नीचे जा रहा है। लेकिन और स्टेशनरी वेव में कोई और फेज डिफरेंस पॉसिबल नहीं होता। तो जब भी आप फेज डिफरेंस का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं तो पहले ये देख लिया करें कि वो वेव मुझे प्रोग्रेसिव वेव बोली गई है या स्टेशनरी वेव बोली गई है। अगर प्रोग्रेसिव वेव है तो वही तरीका जो मैंने ट्रांजिशंस गिनने का आपको बताया था, आप वही अप्लाई करके देखोगे, है ना, या फिर जो फॉर्मूला बताया था डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा एंड फ्लान का। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टेशनरी वेव का है तो स्टेशनरी वेव में सिर्फ ये देखना होता है कि सेम लूप है या डिफरेंट लूप है, खत्म कहानी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख भी देता हूं एक्स वाई जेड, एक्स एंड वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई एंड जेड, ठीक है जी। मतलब मेरा एक्स को क्या हो गया भाई, एक्स कैसे बन रहा है भाई तुम, इनका क्या है, इनका बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है। बी और सी के बीच में क्या होगा, बी और सी के बीच में भी 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जेड और बी क्या होंगे, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे, तो बी एंड जेड क्या होंगे, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज।
होपफुली बाय नाउ द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। तो स्टेशनरी वेव बस यही दो होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको, आपने अगर देख लिया स्टेशनरी वेव का सवाल है तो फिर आपके लिए फेज डिफरेंस निकालना बहुत आसान होता है। दूसरी बात ये, नोड का कभी भी एग्जामिनर फेज डिफरेंस पूछेगा, नोड इज नॉट हैविंग एनी फेज डिफरेंस, तो मूव ही नहीं कर रहा ना, वो तो पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं कर रहा, तो उसके हवाले से किसी और पार्टिकल के साथ फेज डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे बच्चे बड़े परेशान होते हैं, हालांकि ये बहुत आसान है और इसमें कोई रट्टे वाली बातें नहीं, लेकिन बच्चे इसमें परेशान होते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि स्टेशनरी वेव हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनते, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे बनती है। यानी स्टेशनरी वेव ये नहीं कि आपने एक वेव को आगे भेजा, दूसरी वेव पीछे आ रही है, खुद ब खुद स्टेशनरी वेव बन जाएगी, नहीं, किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी भी बनेगी, हर फ्रीक्वेंसी भी नहीं बनती स्टेशनरी वेव। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, इनकी सिंपल सी मेथडोलॉजी होती है। सबसे पहले तो आपने देखना होता है यार मेरे पास केस कौन सा है, हम तीनों केसेस नीचे करेंगे, फिर ये पॉइंट्स भी मैं आपको नीचे बता दूंगा। देन यू विल ड्रॉ द सैंपल वेव। भाई सैंपल वेव क्या होती है? सैंपल वेव बस आपने एक वेव बना दी, खत्म कहानी, ये सैंपल वेव होती है। और फिर हम इसकी भी, इसके ऊपर जो है वो ट्रांजिशंस गिन के और उसको लैम्बडा में एक्सप्रेस करके और सॉल्व कर देंगे अकॉर्डिंगली। क्या मतलब है इस बात का? अब इसको मैं नीचे तीनों केसेस के मैंने जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए, मैं तीनों केसेस के क्वेश्चंस करवा के आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखो, द फर्स्ट केस दैट वी गोइंग टू डू इज अ स्टेशनरी वेव बिटवीन टू नोड्स। इसकी क्लासिक एग्जांपल हमारे पास ये वाली होती है, स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग स्लैश रोप टाइड एट बोथ एंड्स। ठीक है, अगर हम एक रोप को टाई कर दें बोथ एंड्स पे, तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास स्टेशनरी वेव बिटवीन टू नोड्स वाली केस बन जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने क्या रखना है याद? आपने ये रखना है कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अ नोड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेव यहां से जा रही है और वहां से रिफ्लेक्ट करके आ रही है, तो ये वाला पॉइंट हमेशा नोड होगा, इट विल ऑलवेज बी अ नोड। याद रखना, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अ नोड। ठीक है, तो आपको दिखाया हुआ है कि भाई ऐसी स्टेशनरी ये प्रोड्यूस हो रही है ऑन द वेव डाउन बिलो। सबसे पहला सवाल क्या है? हाउ मेनी नोड्स एंड एंटी नोड्स आर देयर? बहुत आसान है, देखो, एक नोड ये रहा, दूसरा नोड ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 नोड्स हो गए। सो आई विल राइट फॉर वन 4 नोड्स। और एंटी नोड्स कितने हो गए? 1 2 3, तीन मेरे पास क्या हो गए? तीन मेरे पास एंटी नोड हो गए। राइट, यानी जो पॉइंट्स आपके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट में है वो आपके नोड हो गए, जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में वो एंटी नोड हो गए। हाँ, इस बात का ख्याल रखना, किस बात का? कि भाई आपने जो है वो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग यानी दोनों एंड पॉइंट्स को भी देखना है कि वो एंटी नोड है, नोड है, क्या है, उनको भी गिनना होगा। फिर व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई दे आर इन डिफरेंट लूप्स, एक्स ऊपर वाली लूप में, वाई नीचे वाली लूप में, सो देयरफॉर दे विल हैव अ 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। सिंपल। फिर गिवन दैट द लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ द वेव। तो आपको दिखाया हुआ है कि यार ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चे इसमें फंस जाते हैं, बच्चों से ये नहीं होता, इतना आसान सवाल है ना ये। ठीक है जी, कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो, गोइंग टू डू इट, आगे ओवर ये देखो। भाई मैंने आपको ट्रांजिशन गिननी सिखाई है, ट्रांजिशन गिनो बैठ के। एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन, बल्कि मैं यहां पे मार्क भी कर देता हूं, देखो, 1 ट्रांजिशन, 2 ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन, 4 ट्रांजिशन, 5 ट्रांजिशन, 6 ट्रांजिशन। क्या आ गई? 6 ट्रांजिशन आ रही है। 6 ट्रांजिशन मैंने 6 गिनी। ठीक है जी, इनकी लेंथ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? एक ट्रांजिशन की लेंथ होती है लैम्डा/4, है ना? 1 ट्रांजिशन रिप्रेजेंट्स लैम्डा/4। सो अगर मैंने 6 गिनी, तो अगर मुझे इनकी टोटल लेंथ निकालनी है तो मैं 6 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा/4 कर लूंगा। 1 ट्रांजिशन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ट्रांजिशन दैट आई काउंटेड। ये किसके बराबर होगा? देखो भाई, ये बराबर होगा इस पूरी लेंथ के 10 सेंटीमीटर के, जो मुझे यहां पे दी है, क्योंकि मैंने इस 10 सेंटीमीटर में मैंने 6 ट्रांजिशन गिनी। 6 ट्रांजिशन इतनी लेंथ करेस्पॉन्ड करती है, और जो मुझे एग्जामिनर लेंथ बताई है वो 10 सेंटीमीटर बताई है। अब मैं लैम्डा के लिए क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। सो लैम्डा के लिए जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया? 4 × 10 डिवाइडेड बाई 6। सो आई एम गेटिंग 6 पॉइंट। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूं इसको, वन सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, इसको बस हम टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं। 6.7 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास क्या आ गई? मेरी वेवलेंथ आ गई। सिंपल। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है? द वेव हैज टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 50 मिलीसेकंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। बहुत आसान है, स्पीड कैसे निकलती है सबको पता है। स्पीड निकलती है आपके पास v इक्वल्स टू एफ लैम्डा के लिए। सिर्फ ये पार्ट सॉल्व करने के 3 3 4 4 मार्क्स होते हैं, तो अगर आपको ये भी करना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो v विल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के, सॉरी, टाइम पीरियड देखो 1/50, तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा 1 अपॉन टाइम पीरियड करके, और वेवलेंथ को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.7 इंटू 10⁻²। So what am I getting? 1/50 into 10⁻³ multiplied by 6.7 into 10⁻². So I am getting
1.34 मीटर पर सेकेंड। वंस अगेन बस इसको टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगी, 1.3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये मेरी वेव की स्पीड आ गई। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ठीक है, अच्छा, फिर क्या बोला हुआ हमें, अब हमें बोला हुआ है द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, ड्रॉ द न्यू स्टेशनरी वेव दैट फॉर्म्स एंड कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो, जब मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं तो क्या होता है मेरी स्टेशनरी वेव को। बेसिकली देखो, अभी जो हम केस सॉल्व कर रहे हैं वो बिटवीन नोड वाली केस सॉल्व कर रहे हैं, बिटवीन नोड। इसमें जो हमारी स्टेशनरी वेव की पॉसिबिलिटीज होती है वो कैसे निकलती है, देखो पहले आपने रियलाइज किया यार मेरा बिटवीन नोड वाला केस है। अब आप क्या कर लो, एक सैंपल वेव बना लो, नोड से स्टार्ट करके आप बस एक वेव बना लो अपने रेफरेंस के लिए। सही है। अब देखो, मैं अगर आपसे बोलता यार इस बिटवीन नोड्स की सबसे सिंपलेस्ट केस क्या है, आप बोलते सर सिंपलेस्ट केस ये होगी, सिर्फ दो नोड। नेक्स्ट वाली केस क्या होगी बेटा, नेक्स्ट वाली केस होगी ये अगला नोड। यानी पहली केस क्या थी, पहली केस ये थी, दिस इज द फर्स्ट केस, सेकेंड केस इज दिस केस, थर्ड केस विल बी टिल द थर्ड नोड, इस तरीके से। तो आपको क्या पता है, आपको बेसिकली ये पता है कि भाई मैंने कैसे बनानी है। आपने एक सैंपल वेव बना ली और उसके हिसाब से आपने देख लेना भाई मेरी कौन सी वेव बन रही है अभी फिलहाल। अभी अगर तुम देखोगे ना, हमारे पास कौन सी थी, हमारे पास फोर नोड वाली केस थी। देखो कौन सी वाली केस होगी, वो ये वाली केस बन रही है ना हमारे पास, दिस वन, दिस वन, 1 2 3 4, दिस इज द करंट केस। ये हमें अभी फिलहाल दी हुई है करंट केस। अब आपको क्या बोल रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। ये बता दें कि न्यू स्टेशन वेव कौन सी फॉर्म है। जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा ना बेटा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, मैं मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊंगा, आई विल गो टुवर्ड्स द मोर कॉम्प्लेक्स वेव। और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करूंगा तो मैं जो हूं वो लेस कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का, मोर कॉम्प्लेक्स बोल लो या मोर नोड बोल लो, ठीक है, या मोर एंटी नोड बोल लो, और ये जो है वो वाइस वर्सा, इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, देखो क्या बोला है आपको, हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। जब मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं तो अब मैं मोर कॉम्प्लेक्स वाली या मोर नोड वाली केस पे जाऊंगा। मोर नोड वाली केस क्या होगी भाई, जब मैं आगे जाके इस नोड तक आऊंगा तो अब मेरी न्यू वेव क्या होगी, मेरी न्यू वेव ये ब्लैक वाली होगी। दिस ब्लैक वन इज गोइंग टू बी द न्यू वेव व्हेन आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी न्यू वेव हो जाएगी। इट विल हैव मोर नोड्स व्हेनेवर आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, द केस इज गोइंग टू गेट मोर कॉम्प्लेक्स, गोइंग टू हैव मोर नोड्स। ठीक है, तो मैं आगे की तरफ चला जाऊंगा अपनी उसके अंदर, सैंपल वेव के अंदर। सो नाउ इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, मेरे पास जो है वो ये एंड है। और क्या बनाना है मुझे, मुझे इसके अंदर ये बनाना है 1 2 3 4 5, मुझे 5 नोड्स बनाने ना। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने जो है वो 5 नोड बना लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, काउंट भी कर लेते हैं दोबारा, ये नोड आ गया, ये नोड आ गया, ये नोड आ गया, ये नोड आ गया और ये नोड आ गया। 5 नोड वाली केस बना दी, राइट। और हम सबको पता है भाई, देखो रोप की लेंथ तो चेंज नहीं करेगी ना, सो व्हाट इज दिस लेंथ गोइंग टू बी, दिस लेंथ इज गोइंग टू रिमेन एज 10 सेंटीमीटर, राइट। एंड नाउ देर आस्किंग यू कि बेटा आपने बना दिया, आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल दो हमें। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, दोबारा से वही करना होगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन गिनो, एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रांजिशन है। सो 8 ट्रांजिशन क्या हो जाएंगी, 8 ट्रांजिशंस मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ वन ट्रांजिशन इज नाउ इक्विवेलेंट टू 10 सेंटीमीटर्स। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 10 × 4 डिवाइड बाई 8। सो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर्स। और अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे फ्रीक्वेंसी बता दो, वेलोसिटी डिवाइड बाई लैम्डा हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी आपने ऑलरेडी ऊपर निकाल ली 1.3। जस्ट फॉर मोर एक्यूरेसी आई एम गोइंग टू यूज 1.34 अभी फिलहाल, वरना आप अपना राउंडेड ऑफ आंसर इस्तेमाल करते हो। और मैंने क्या कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो अब देख लो 1.34 अपॉन 5 इंटू 10⁻²। सो आई एम गेटिंग 26.8 हर्ट्ज। ठीक है जी, और आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालू ना, ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, सो 1/50 इंटू 10⁻³ वॉज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज। देख लो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होके आई है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होके आई। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें क्या करना है, आपने मोर कॉम्प्लेक्स केस की तरफ शिफ्ट करना है। वो कर लोगे फिर कुछ भी नहीं करना, वही ट्रांजिशंस गिन के दोबारा लेंथ और लैम्डा को रिलेट करना है। और फिर जो भी एग्जामिनर पूछा हुआ है, वेलोसिटी पूछी हुई, फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, जो भी पूछा हुआ है, आपने वो v = f लैम्डा वाले फॉर्मूला में डालना है। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है द फ्रीक्वेंसी इज नाउ डिक्रीज्ड, ड्रॉ द न्यू स्टेशनरी वेव दैट फॉर्म्स एंड कैलकुलेट्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इस केस से फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूं तो क्या होगा, मैं अब सिंपलर केस की तरफ जाऊंगा। मेरे पास पहले 4 नोड थे, अब मैं क्या करूंगा, मैं पीछे की तरफ आऊंगा, राइट। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इधर जाऊंगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो पीछे आऊंगा, सिंपलर केस की तरफ जाऊंगा, लेस कॉम्प्लेक्स लेस नोड्स की तरफ जाऊंगा। सो अब मेरी न्यू स्टेशनरी वेव कैसी बन रही होगी, मैं इन पार्ट को लेबल भी कर देता हूं, 5 था ये वाला, और अब मैं जो हूं वो 6 सॉल्व कर रहा हूं। सो 6 में क्या हो जाएगा, बस मेरी 3 नोड बनेंगे, ठीक है जी। आई विल जस्ट ड्रॉ 3 नोड्स, 3 नोड्स है ना, 1 2 3, यस। सो आई विल नाउ जस्ट ड्रॉ 3 नोड्स, सो 1 2 एंड देन 3, ये आ गया। अभी भी लेंथ क्या होगी इन दोनों के बीच भाई, रोप की लेंथ तो वही रहेगी ना, 10 सेंटीमीटर। बस क्या हो रहा है, मैं अपनी केस चेंज कर रहा हूं। वन सेकेंड, व्हाट यू गोइंग टू डू, 1 ट्रांजिशन 2 ट्रांजिशन 3 4 5 6, एक सेकेंड, मैंने शायद 3 की जगह मैंने 4 ही बना दिया है ना, मैंने केस कम नहीं करी, हाँ मैंने केस कम नहीं करी, मैंने गलत बना दिया। ये बनेगी, ठीक है, ये बनेगी, दिस विल बी द वेव। तो अब आप क्या देख सकते हो, अब आपको ट्रांजिशन भी की जरूरत नहीं है, आपको तो क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास कौन सी वेव बन रही है, हमारे पास ये वाली वेव बन रही है ना, दिस वन, दिस इज द न्यू केस, ठीक है, जस्ट द ब्लू वन। तो मेरी यहां से लेके यहां तक ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी 6 हो जाएगी, 6 का आंसर हो जाएगा। तो मैंने बना लिया, आपको नजर आ रहा है यार एक वेव की जो लेंथ आ रही है वो 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो आपकी वेवलेंथ क्या हो गई, आपकी वेवलेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। मैं आपको बोलूं बेटा मुझे फ्रीक्वेंसी निकाल दो, आप वी डिवाइड बाय लैम्डा कर दोगे, वी आपको पहले से ही पता है, लैम्डा वी आपने अभी निकाल लिया, न्यू लैम्डा क्या आ रहा है, तो आपके पास आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.34 अपॉन 10 इंटू 10⁻²। So we are getting 13.4 hertz. And what can you see? You can see that the frequency has indeed decreased. ठीक है, तो ये बस सिंपल आपने बस यही करना होता है, आप एक सैंपल वेव बनाएंगे, अब उस सैंपल वेव की बेसिस पे आपने देखना होगा, और बस आपको ये टेक्निक आनी चाहिए, ट्रांजिशंस काउंट करके लेंथ के साथ कैसे रिलेट करते हैं, बस वही है, घूम फिर के दोबारा दोबारा हर केस में यही आएगा, कोई नई चीज नहीं आएगी, ठीक है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट केस। Now we have the case of stationary wave between two antinodes. क्या लिखा हुआ है, a stationary wave is formed in an open hollow tube as shown. There is only a single node in the tube. There is an antinode at the open end of the tube. ठीक है जी। Is there a node or antinode at the end of the speaker? तो स्पीकर के लिए याद रखना, जब भी हम किसी सोर्स की बात करेंगे, जब हम किसी सोर्स पे बात करेंगे तो सोर्स पे हमेशा एंटीनोड बनता है। तो अगर मैं अपनी डायग्राम देखूं जाके जो उन्होंने मुझे दी हुई है, देखो उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे एंटीनोड है, और स्पीकर पे भी क्या होगा, एंटीनोड होगा, और वो ये बोल रहे हैं कि यार देखो आपकी जो वेव है ना उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल नोड है और कोई नोड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक ही नोड होगा। तो अब मेरी जो केस है वो बिटवीन टू एंटी नोड्स है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले सैंपल वेव बनाऊंगा, लेट्स मेक अ सैंपल वेव, एंटी नोड्स है, बिटवीन टू एंटी नोड्स। तो अब मैं अपनी वेव को एंटी नोड से ही स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे नोड से स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं, मैं एंटी नोड से स्टार्ट कर लिया, मेरी सैंपल वेव हो गई। देखो वो कौन सी वेव है जिसमें 2 एंटी नोड होंगे और एक नोड होगा, कौन सी वेव होगी वो, देखो ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, और इसके बीच में यहां पे नोड आ जाएगा। तो कौन सी केस बन रही है, ये वाली केस बन रही है हमारे पास, इट इज दिस केस। मेरे पास जो है वो ये वाली केस बन रही है राइट नाउ, फॉर नाउ। और अगर आपको इसकी रिफ्लेक्शन भी बनानी हो तो आप रिफ्लेक्शन भी बना के दिखा सकते हैं कि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही होगी। आप सबको पता है कि स्टेशनरी क्या डांस करती है ना, तो अगर अभी फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल ये थोड़ी क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद ये फ्लैट हो जाएगी, फिर क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद ये इन्वर्ट हो जाएगी, फिर जो है वो दोबारा फ्लैट हो जाएगी, फिर ये वहीं पे डांस करती रहती है। आप सबको पता है, हम ऑलरेडी ऊपर करके आ चुके हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस सैंपल वेव बनानी होती है, ये देखना होता है एग्जामिनर ने मुझे कौन सी केस डिस्क्राइब करी है उसके हिसाब से आपने करना है, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, हमें पता है ये एंटी नोड है, और हमने जो है वो ये भी बना दिया। अब क्या बोला हुआ है, हाउ डू पार्टिकल्स ऑसिलेट इन द ट्यूब लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे अप एंड डाउन, क्योंकि देखो मैंने रिफ्लेक्शन कैसे बनाई है, मैंने बनाई है डाउनवर्ड, और बच्चे हम यूजुअली बनाते भी वेव इस तरह ही है। लेकिन बात ये कि बेटा ये तो साउंड वेव है ना, तो साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडल वेव होती है, दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, दिस इज नॉट द एक्चुअल वेव। साउंड वेव में कैसे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे भाई, क्योंकि मेरी वेव राइटवर्ड जा रही है तो मेरे पार्टिकल्स क्या करेंगे, राइट एंड लेफ्ट ही वाइब्रेट करेंगे, अप एंड डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज माई साउंड वेव इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। नाउ the length of the tube is 0.60 meters. Calculate the frequency of the sound wave given that the speed of the sound wave is this much. तो लेंथ बता दी आपको, लेंथ हमें डायग्राम में भी लेबल्ड है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि बेटा आप हमें क्या बता दो, आप हमें बता दो कि हमारी
फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव क्या होगी, वही करना है। देखो, वन ट्रांजिशन, टू ट्रांजिशन, अगर यहां पे गिनना मुश्किल है तो यहां गिन लो, वन ट्रांजिशन, टू ट्रांजिशन। टू ट्रांजिशन कितनी होंगी, देखो टू ट्रांजिशन गिनी, एक ट्रांजिशन की वैल्यू लैम्डा बाई फोर है ना, एक ट्रांजिशन की वैल्यू लैम्डा बाई फोर है, और ये किसके बराबर चाहिए, बराबर चाहिए आपकी टोटल लेंथ के 0.6 के। तो आप क्या कर लोगे, यहां से लैम्डा निकाल लोगे, 4 into 0.6 डिवाइड बाई टू, सो वी आर गेटिंग 1.2 meters, दैट इज माई वेवलेंथ। नजर भी आ रहा होगा, ये आधी वेवलेंथ है, सो आधी वेवलेंथ अगर 0.6 के बराबर है तो टोटल वेवलेंथ इसका ट्वाइस होगी। ठीक है, और अब मैं क्या करूं, मैं आपको बोलूं बेटा मुझे फ्रीक्वेंसी बता दो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वी ओवर लैम्डा होती है। वेलोसिटी आपको दी हुई है 340, वेवलेंथ आपने निकाल ली 1.2, तो 340 डिवाइड बाय 1.2 क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ जाएगा 283.33 हर्ट्ज, जिसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो 280 हर्ट्ज जो है वो मेरे पास आंसर आ गया। राइट, तो वंस अगेन वही है। अब अगर आपको बोले भाई हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट एंटी नोड तक ले लोगे, यानी आप ये वेव बना दोगे। आपने जो है वो क्या कर देना, आपने यूं वेव बना देनी है। आपको बोलूं कि जो है वो, और हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी तो आ जाएगा अगली वाली भी बना देंगे, ठीक है, यूं बन जाएगी। इस तरह से बस आपने करना होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस पे चल जाओ, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है सिंपलर केस पे आ जाओ। आपने लेकिन एक सैंपल वेव जरूर बनानी है, और ये भी नोट कर लेना क्योंकि अभी फिलहाल हमारी केस बिटवीन टू एंटी नोड्स थी, ठीक है जी। तो देयर फोर मैंने जो सैंपल वेव बनाई है वो एंटी नोड से ही स्टार्ट करके बनाई है, और फिर मैं बस वहीं तक देखूंगा जहां जहां मेरे पास एंटी नोड आ रहा है। ठीक है, और याद रखना एंटी नोड हर जगह वहां पे होगा जहां पे आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है। ठीक है, ये ना हो कि आपने एंटी नोड नेक्स्ट वाला यहां कंसिडर कर रहे हैं पूरी वेव के बाद, नहीं, एंटी नोड आपके पास यहां पे भी है। ठीक है, अच्छा, देन लास्ट थिंग फॉर टुडे, एंड दैट इज द स्टेशनरी वेव बिटवीन एन एंटी नोड एंड अ नोड। अब हमारे पास क्या है, एंटी नोड एंड नोड है। अब ये वाली केस कैसे होगी, ये वाली केस क्या होती है, यूजुअली हमारे पास सोर्स होती है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन हो रही होती है। तो आप ये देखो, आपके पास ये क्लासिक केस ये आ गई, देखो ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क के सोर्स है साउंड वेव का, तो ये देख रहे हो यहाँ पे एंटी नोड बनाया हुआ है इन लोगों ने, और यहाँ पे पानी की कॉलम पे क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्शन हो रही होगी, तो ये पानी की कॉलम पे इन्होंने नोड बना दी। ये कैसे बनाई, ये देखो कौन सी केस है, बिटवीन एंटी नोड एंड नोड वाली है। देखो एंटी नोड से स्टार्ट करूंगा और एक सैंपल वेव बना लूंगा, पहले बना ली मैंने अपनी सैंपल वेव। ठीक है, एंटी नोड कहां तक जाना है, नोड तक जाना है, तो पहला नोड यहां पे आता है, देखो यही बनाया हुआ है, एक ट्रांजिशन वाली वेव, देखो एक ट्रांजिशन वाली वेव, ये उसका बस रिफ्लेक्शन है। सो दे हैव ड्रॉन दैट वन ट्रांजिशन वाली वेव, यानी दिस इज बेसिकली योर लैम्डा बाई फोर। राइट, देन दे बेसिकली, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार देखो हम ना इधर से पानी ड्रेन आउट करते हैं, पहले ये पानी यहां तक था, पानी जब ड्रेन आउट कर रहे थे तो जब इस लेवल पे आया पानी तो हमें एक लाउड साउंड हियर हुई, यहां पे लिखा हुआ लाउड साउंड हियर हुई, क्या मतलब, उसका मतलब स्टेशनरी वेव बनी। व्हेन अ लाउड साउंड इज हर्ड, अ स्टेशनरी वेव इज बेसिकली फॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ गई। फिर ये कह रहे हैं कि जब हमने और मजीद पानी ड्रेन आउट किया, तो जब पानी यहां तक आ गया तब दोबारा से हमें एक लाउड साउंड हियर हुई। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी स्टेशनरी वेव बनी होगी। यहां पे कौन सी स्टेशनरी वेव बनी होगी, देखो मैं अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरी लेंथ ऑफ द कॉलम इंक्रीज कर गई है ना। मेरी अगर लेंथ ऑफ द कॉलम इंक्रीज कर गई है, अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं, देखो यहां से यहां तो क्वार्टर वेव ही बन रही होगी ना, तो ये बाकी, ये देखो यहाँ पे लाउड साउंड हियर होगी, लाउड साउंड का मतलब क्या है, स्टेशनरी वेव बन रही। दैट मींस द नेक्स्ट स्टेशनरी वेव विल बी फॉर्मिंग। नेक्स्ट वाली कौन सी होगी, देखो एंटी नोड के बाद ये वाली केस तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पे। अब अगर मैं मजीद लेंथ इंक्रीज करूं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूं, तो देन आई द नेक्स्ट लाउड साउंड विल बी हर्ड व्हेन आई गेट दिस केस। सो बेसिकली फॉर दिस वन हमारे पास क्या बन रही है, हमारे पास ये वाली केस बन रही है, राइट, दिस वन, यानी ये थी आपकी फर्स्ट हार्मोनिक, जो आपको पहली केस में बोली वो ये थी, जस्ट वन ट्रांजिशन। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करके आ रही है। और सेकंड हार्मोनिक आपके पास क्या आ रही है, आपके पास जो है वो ये वाली आ रही है, ये वाली इस तरह वाली। ठीक है जी, और फिर यही रिफ्लेक्ट करके आ रही होगी इस तरीके से। देखो मैंने ये बनाया, यहां से लेके यहां तक था ना ये, देखो यही यही बनाया इधर से लेके इधर तक। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं बेटा मुझे एंटी नोड और नोड, देखो हमने बना लिया, स्केच द स्टेशनरी सेटअप इन द ट्यूब हमने बना ली, इसका रिफ्लेक्शन भी ड्रॉ कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन जो है वो इसका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मार्क विद द लेटर एन द पोजीशंस ऑफ एनी नोड्स ऑन द स्टेशनरी वेव। नोड्स की पोजीशन, ये नोड होगा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नोड होगा, है ना, और बाकी क्या हो गया, ये एंटी नोड होगा, और यहां पे भी ये एंटी नोड होगा, राइट, दिस केस।
सो यू कैन क्लियरली सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, और नोड्स कितने हैं, नोड्स भी हमारे पास दो ही हैं। सही है। फिर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ द साउंड कैसे कैलकुलेट होगी, देखो हमें ये बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज दिस, ठीक है जी, एंड देव गिवन यू दिस लेंथ। अब ये लेंथ दी हुई है, इस लेंथ का क्या करूं मैं, देखो यहां से यहां क्या है, लैम्डा बाई 4 है ना, ये तो आपने यहां पे भी लेवल किया था। यहां से यहां तक कितना होगा यार, ये जरा देख के बताओ, यहां से यहां तक कितना होगा, ये कितना होगा, देखो एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन ट्रांजिशन, तो यानी बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स λ/4 हो जाएगा। सो 3 λ/4 हो गया। मैं आपसे, अब देखो अगर मैं आपको बोलूं यार ये वाली लेंथ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो आपके पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, आप एक तरीका तो ये निकाल सकते हो, 3 λ/4, आपको पता है टोटल लेंथ की है, तो 3 λ/4 माइनस दिस लेंथ, यानी इतनी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस टोटल में से, तो मेरे पास जो बची हुई होगी वो आ जाएगी। तो 3 λ/4 माइनस λ/4 कर लिया मैंने। सो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास λ/2 आ गया। ठीक है, तो ये λ/2 आ गया। अच्छा, और तरीका क्या है इसको देखने का, देखो नोड टू नोड, बिटवीन टू नोड्स मैंने क्या बताया था अभी आपको, बिटवीन टू नोड्स हमेशा हाफ लैम्डा होता है, तो देख लो वो आ रहा है हाफ लैम्डा। ठीक है, once again, so if I ask you to calculate the frequency for this type of question, how will you do? बेसिकली आपको ना ये इन दोनों के बीच की लेंथ दे देते हैं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये वाली लेंथ बताई हुई होती कि भाई ये लेंथ फॉर एग्जांपल 16 है, तो आप λ/4 इक्वल टू 16 कर लेते। अगर आपको ये टोटल लेंथ बताई हुई होती यार, ये पूरी टोटल लेंथ जो है वो 46 पॉइंट समथिंग या 48 समथिंग है, तो आप 3 λ/4 इक्वल टू ये कर लेते। आपको बताया हुआ, आपको ये बीच वाली बताई, तो बस आपने ये रियलाइज करना होगा यार ये बीच वाली मेरे पास क्या आ रही है, राइट। सो ये आ गया। अब मैं वही करूंगा जैसे मैंने ट्रांजिशन की बेसिस पे किया था। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा λ/2 क्या होगा, ये मैंने ऑलरेडी वर्कआउट करके दिखा दिया आपको, ये बराबर होगा 32.4 के। सो λ/2 विल बी इक्वल टू 32.4, सो देयरफॉर लैम्डा इज 64.8 सेंटीमीटर्स, राइट। 2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ये लैम्डा आ गया। अब वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी कैसे निकलती है, एफ लैम्डा से। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरी 512 हर्ट्ज है, so I'll take 512 and the wavelength is 64.8 into 10 to the power minus 2. So I am getting 512 multiplied by 64.8 into 10 to the power minus 2. So we are getting 331.776 as expected speed of sound है, तो तकरीबन उतनी होनी चाहिए। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, ये 3 सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, ये भी 3 दिया हुआ है, तो मैं अपना आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट कर लूंगा, 332 मीटर पर सेकेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर अच्छा, अब जो नेक्स्ट दो सवाल हैं वो थोड़े से मुश्किल है, जानबूझ के मुश्किल है। देखो, if we want the same pattern of stationary wave as in figure 6.1 to form for the air column, calculate and see what frequency tuning fork do we need। क्या मतलब है इस बात का, आपसे ये बोल रहे हैं कि यार देखो, आपने ये देखा था ये वाला पैटर्न सबसे सिंपलेस्ट पैटर्न बन रहा था, एंटी नोड टू फर्स्ट नोड। आपसे ये कह रहे हैं कि यार हमें इसके अंदर भी यही वाला पैटर्न चाहिए, तो अगर हमें इस वाली एयर कॉलम के लिए ये वाला पैटर्न चाहिए तो मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए होगा। क्या हुआ इस बात का मतलब, अब देखो, नहीं बल्कि एक मैंने पार्ट छोड़ दिया, हाँ ये छोड़ दिया। वर्क आउट द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन फिगर 6.2। पहले ने क्या बोला है, पहले ने बोला है भाई फिगर 6.2 में ये जो एयर कॉलम की लेंथ है पहले ये निकालो, कितनी है एयर कॉलम की लेंथ, 3 λ/4 है। लैम्डा की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, दिस 64.8, सो यू कैन इजीली वर्क इट आउट। मैं आपको बोलूं सी का आंसर क्या होगा, आप बोलोगे 3 λ/4 होगा, और 3 में लैम्डा की जगह 64.8 डाल दी हमने, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो 3 इंटू 64.8 डिवाइड बाई 4, सो वी आर गेटिंग 48.6 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा, आपसे ये बोल रहे हैं कि भाई देखो जो आपने एयर कॉलम कैलकुलेट करी है ना 64.8 सेंटीमीटर की, ये सही है। आपसे ये बोल रहे हैं कि हमें इसमें वो स्टेशनरी वेव चाहिए जो फिगर 6.1 में बन रही है, यानी क्वार्टर ट्रांजिशन वाली, यानी सबसे सिंपलेस्ट वाली जिसमें एक एंटी नोड है और एक नोड है। दे आर बेसिकली आस्किंग यू दिस, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है जी, आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें ऐसा करना है तो हमें ये बता दें कि हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लाना होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देखो 64.8 वैसा ही है, लेकिन अब मेरी जो वेवलेंथ है वो चेंज कर गई है ना। आपको नजर आ रहा है कि अब कितनी वेवलेंथ आ रही है, अब बस एक ही ट्रांजिशन आ रही है,
So one transition corresponds to a lambda by 4. So lambda by 4 equals to 64.8, right? And so lambda will be 64.8 multiplied by 4. तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 259.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। अब मैंने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v ओवर लैम्डा। v आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 332, तो आपने इसको लैम्डा से डिवाइड कर दिया 259.2 इंटू 10⁻²। सो हाउ मच फ्रीक्वेंसी डू आई नीड, 332 अपॉन 259.2 इंटू 10⁻²। सो द फ्रीक्वेंसी दैट आई एम गेटिंग इज 128 हर्ट्ज। मुझे जो है वो अब 128 हर्ट्ज की जो है वो क्या चाहिए होगी, फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है। एक सेकेंड, yes, I will need a 128 hertz frequency to produce the simplest case of the anti-node to node वाला केस। यानी जो इन्होंने बोलता कि इस वाली केस को हमने इसके एयर कॉलम में बनाना है, तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। मैंने वो वेव बस बनाई, इसके अंदर वेव बनाई, ट्रांजिशन की नहीं, ट्रांजिशन लेंथ को लिंक किया, और जो चीज मैं आपको 10 दफा सिखा चुका हूं, मैंने बस सिंपली उसके बाद फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी जो भी मुझे बोला तो मैंने निकाल लिया। फिर पार्ट ई है। पार्ट ई क्या बोल रहा है, पार्ट ई ये बोल रहा है the tuning fork is now replaced by a loudspeaker connected to a frequency generator. The frequency for the air column in figure 6.2 is increased from f equals to 512 hertz. क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं आपको, भाई हमने अब ये एयर कॉलम ली और इस एयर कॉलम को लेके हमने क्या कर दिया, हमने अब इसकी जगह इसके ऊपर, बजाय इसके कि हम इसके ऊपर वो रखें, ट्यूनिंग फॉर्क रखें, हमने सीधा सीधा क्या अटैच कर दिया, हमने सीधा सीधा एक लाउड स्पीकर अटैच कर दिया। और लाउड स्पीकर के अंदर हम कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है वो प्ले कर सकते हैं, जो भी मैं फ्रीक्वेंसी चाहूं, मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी प्ले करना चाहूं मैं प्ले कर सकता हूं, राइट। और हमारी जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी थी वो 512 हर्ट्ज थी, और हम क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 512 हर्ट्ज। तो क्या होगा, मेरी अब केस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। पहले वाली केस क्या थी, पहले वाली केस ये थी, है ना। देखो पहले मेरे पास ये बन रहा था, just this, like this, the 3 lambda by 4 one. But now when I'm going to increase the frequency, then the case is going to get more complex. So let's draw a sample wave. ये मेरी आ गई sample wave, ठीक है जी। करंटली क्या केस थी, ये वाली थी, देखो ये वाली थी, कौन सी वाली, ये वाली हमने इधर बनाई थी। तो हमारी जो करंटली केस थी वो ये वाली थी, केस एट f इक्वल टू 512 हर्ट्ज। अब अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, अब मैं नेक्स्ट नोड तक जाऊंगा। ये बात याद रखना कि रिफ्लेक्शन का पॉइंट है तो नोड ही बन रहा होगा इधर, राइट। सो देयरफॉर आई विल गो टू द नेक्स्ट नोड और मैं अब उतनी वेव बनाऊंगा। यानी अब मेरी जो ये होगी ये न्यू केस होगी, यानी द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वेयर आई विल गेट अ स्टेशनरी वेव विल बी दिस केस, वन नोड आगे। तो क्या हो गया, ये इस तरीके से मेरी वेव बन रही होगी, ठीक है। तो ये आ गया है मेरे पास like this, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये मेरी जो है वो केस बन गई है। देखो एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, 3 4 5, आई गॉट 5 ट्रांजिशन। सी 1 2 3 4 5, 5 ट्रांजिशन मैंने इधर भी बना दिए। अब क्या करना है, वही करना है। लेंथ ऑफ द एयर कॉलम क्या है, वही है ना, एयर की कॉलम की लेंथ तो चेंज नहीं कर रहा मैं, 64.8 सेंटीमीटर रख रहा हूं। तो कह रहे हैं हम वही लेंथ जो है वो रखेंगे, ठीक है। we're going to keep the same length, but now we're just increasing the frequency, and they're asking you for the next new pattern of the stationary wave that will form and the frequency of that, then it will form. So आपके पास ये आ गया, वही काम करना है आपने। कितनी ट्रांजिशन गिनी हमने, एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, 3 4 5, हमने 5 ट्रांजिशन गिनी थी। So 5 times lambda by 4 will be equal to 64.8, and so lambda will be equal to 64.8 multiplied by 4 divided by 5. So we are getting 51.84 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मेरे पास जो है वो एक सेकेंड, हाँ मेरे पास जो है वो 51.84 सेंटीमीटर्स जो है वो मेरा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और अब जो है वो मैंने क्या करना है, अब जो है वो उन्होंने मुझे बोला है फ्रीक्वेंसी निकाल दो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v ओवर लैम्डा। स्पीड ऑफ साउंड विल बी रिमेनिंग द सेम, और लैम्डा मुझे मेरा नया पता लग गया है 51.84 इंटू 10⁻²। So let's do this, 332 divided by 51.84 into 10⁻². So I am getting a frequency of 640 hertz, ठीक है। And you can also see, देखो
हमने जब इस वाली केस में ये वाली केस बनाई थी तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 512 हर्ट्ज थी, है ना। अब मैं बोलूं आपसे यार नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसपे मोर कॉम्प्लेक्स केस बनेगी यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई 640 हर्ट्ज। 640 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी पे आपके पास ये वाली केस बन रही होगी इन 64.8 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़े से मैंने इधर कॉम्प्लेक्स सवाल ही करवाया, मैंने आपको बच्चों की तरह वो वाली चीजें नहीं करवाई कि मैं एक एक केस आपको बताऊं उसकी जनरल फॉर्मूला बताऊं। इनफैक्ट मैं कभी जनरल फॉर्मूला पे रिलाई भी नहीं करता, ठीक है जी। सो बेटर आपके लिए यही होता है कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टेशनरी वेव्स डन। ठीक है, सम ऑफ द पार्ट्स वर हार्ड, दे वर डेलिबरेटली चोजन टू बी हार्ड सो दैट जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है आपका एक्सपोजर मिल जाए। ठीक है, बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज रिकॉर्डिंग एंड आई शैल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज।